हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी के लिए सीडीपी का जो है 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। ये मेरा क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आंसर जो बताएंगे फ्रेंड्स वो बिल्कुल ऑफिशियल आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करिए आंसर क्या होगा। चलिए फिर से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को फ्रेंड्स क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स कमेंट करिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, सभी के लिए मानकीकृत और आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। सुनिए, जहां जहां भी फ्रेंड्स ये मानकीकृत रहेगा ना वो नेगेटिव टैग वर्ड है, ये नेगेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर कभी भी सही नहीं होता, ये इसको कट करिए। अगला, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। नकारात्मक को आप मजबूत करें क्या, ये भी एकदम नहीं होगा। ठीक है, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। फ्रेंड्स आप बातचीत को टाल देंगे क्या, ऐसा भी नहीं करना है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन काट गया। ठीक है, डी वाला पढ़िए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा कमेंट करिएगा। और सुन लीजिए, अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगला, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, दूसरा का बताइए आंसर। बी पढ़िए, चलिए बी पढ़िए, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, ऐसा एकदम नहीं करना है। लगातार अभ्यास करवाकर, ये भी नहीं। अस्थायी प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, अस्थायी प्रक्रिया ये भी नेगेटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। आगे चलते हैं तीसरा। अगला क्वेश्चन, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नहीं करना चाहिए, बताइए क्या नहीं करना चाहिए। इसमें नेगेटिव आपको खोजना है, क्या नहीं करना चाहिए, कमेंट करिए फ्रेंड्स। आंसर देखिए, पहला पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पढ़ते हैं यहाँ पे, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना है। फ्रेंड्स ये आपको करना है। ठीक है, बोला गया क्या नहीं करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग करना, फ्रेंड्स यही नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यही नहीं करना चाहिए, तो आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जटिल संरचना का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चौथा, सृजनात्मकता की पहचान की प्रमुख लक्षण क्या होता है। आंसर कमेंट करिए तो। और यह क्लास आप सभी के लिए 12:30 बजे से होता है। इसके बाद फ्रेंड्स क्लास चलेगा, पता है कैसा क्लास शुरू किए हैं जी, जैसे फ्रेंड्स एक टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगा, जैसे एनसीएफ 2005 से। ठीक है जी, एनसीएफ से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका फ्रेंड्स 1 बजे क्लास मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। उसके अगले दिन जीन प्याजे से जो भी क्वेश्चन पूछा गया अब तक, सिर्फ जीन प्याजे टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब जो सिलेबस में जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो आपको पढ़ाने वाले हैं 1 बजे से, आप सभी को जुड़ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का डी, अब सारे चिंतन होता है। ठीक है, अब सारे चिंतन हमेशा सही होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापन अधिगम को सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, बताइए कौन सा इसमें से कौन सा अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। कमेंट करिए फ्रेंड्स। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना गलत है, नकल करना ये भी गलत है, याद करना ये भी गलत है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद एकदम नहीं करवाना है। 6 नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि कमेंट करिए त्रुटियों का विश्लेषण क्यों करना चाहिए, बताइए आंसर क्या होगा। त्रुटियों का विश्लेषण क्यों करना चाहिए फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो। डी वाला पढ़िए, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होता है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ऐसा करेंगे फ्रेंड्स, बहुत आसान भी नहीं देना है,
याद करने पर जोर देकर याद भी नहीं करवाना है, दंड भी नहीं देना। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 8 नंबर। शर्मिंदगी, कमेंट करें फ्रेंड्स, इससे क्या होता है? शर्मिंदगी का, सुनिए, शर्मिंदगी का फ्रेंड्स संज्ञान पर जो है ना नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन कैसा आता है जी। ठीक है, 9 नंबर। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, कमेंट करिए 9वां का आंसर क्या होगा? अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला हो जाएगा, बच्चे जो है ना वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आगे चलते हैं 10 नंबर। अधिगम के लिए इसमें से कौन सी धारणा सबसे अच्छा है? अधिगम के लिए इसमें से कौन सी धारणा जो है ना सबसे उपयुक्त है? 10 का बताइए आंसर। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है फ्रेंड्स? 10 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे सी वाला पढ़िए, योग्यता सुधार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होता है? 11 का कमेंट करिए। तो इसमें से कौन सी परिपाटी जो है वो विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ को बढ़ोतरी करने में सहायता करता है? आप सभी लोगों को कमेंट करना, ठीक है। बारंबार परीक्षा ये भी फ्रेंड्स गलत होता है, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन भी गलत होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र ये भी नहीं होता, ठीक है जी। तो आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, अन्वेषण और संवाद, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कमेंट करिए, बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? 12 का बताइए। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है फ्रेंड्स? 12 का आंसर यहाँ पे क्या है? बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा क्या? बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है फ्रेंड्स? कमेंट करिए। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले फ्रेंड्स ऑप्शन को कट करते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे यही वाला हो जाएगा। ठीक है जी, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है, बच्चों को दिक्कत हो जाएगा पढ़ने में। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अधिगम की सर्वोत्तम स्थिति कौन सी होती है? अधिगम की सबसे अच्छा कंडीशन कौन सा है? सबसे अच्छा स्थिति, मध्यम उत्तेजना कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना उच्च भय, या फिर निम्न उत्तेजना उच्च भय? कमेंट करिए 13 का आंसर। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रेंड, देखिए मध्यम उत्तेजना होना चाहिए और कोई भय नहीं होना चाहिए, ये सबसे अच्छा स्थिति होता है सीखने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? आंसर कमेंट करिए, 14 का कमेंट करिए। तो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक काम के दौरान जो है ना साइना जो है वह खुद से बात कर रही है, बस आपको इतना ही समझना है कि साइना जो है वह खुद से बात कर रही है। ठीक है जी, तो कमेंट करिए फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की के अनुसार इसको क्या कहते हैं? चलिए ये बताइए तो आप, जब बच्चा खुद से बात करता है तो वाइगोत्स्की के अनुसार इसे क्या कहते हैं? स्वनियमन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सब पूछा गया जी, ऐसा नहीं कि मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस पूरा पढ़ लीजिए। चलिए इसका बताइए 16 नंबर, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। कमेंट करिए, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सी पढ़िए, विद्यार्थियों को नामांकित करना ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिया गया पुरस्कार वितरण और उच्च अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों की जरूरतों
एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। विद्यार्थियों की जो ज़रूरत है और जो आवश्यकता है उसको पहचान करना, ठीक है। मूल्यांकन पद्धति का ये लक्ष्य होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना कैसा है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक गतिविधि के दौरान जो है ना, संघर्ष करते हुए एक छात्र को देखकर फ्रेंड्स एक टीचर जो क्या संकेत और इशारा देती है, इसे क्या कहते हैं, बताइए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिएगा। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अधिगम के लिए पाड़ या ढांचे, स्कैफोल्डिंग फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। जब जो है ना एक टीचर अपने बच्चों को सहायता देती है ना, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। टीचर ही नहीं, कोई भी सहायता देना वो क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। हेल्प करना स्कैफोल्डिंग में आता है, ठीक है। चलिए अगला, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, ठीक है जी। रोहन जो है खेल रहा था, चोट लगा तो वो रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है, बताइए आंसर क्या होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार, ठीक है जी। उसके पिता ने कहा रोहन को रोते देखकर कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। पिता का यह कथन ऑप्शन नंबर सी है। फिर से बताते हैं, जिसको भी टेलीग्राम से जुड़ना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगला, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, 19 का बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स 19 का बताइए। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, ये वाला ऑप्शन पढ़ते हैं। ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। कोहलबर्ग के अनुसार कोई भी काम को इसलिए करना क्योंकि दूसरे लोग इसे फ्रेंड्स स्वीकृति देते हैं, मतलब इसको आप बोल सकते हैं, इसका मतलब वैल्यू देते हैं दूसरे लोग, ठीक है जी। तारीफ़ करते हैं, हाँ तारीफ़ करते हैं। अगर किसी की तारीफ़ सुनने के लिए अगर कोई काम कर रहे हो तो इससे क्या कहेंगे, बताइए। और ये नैतिक विकास के किस में आता है। आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन का 4 हो जाएगा। इसे प्रथागत कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है, 21 का बताइए। तो बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। अगर आपको ये सब क्वेश्चन में टाइम चाहिए होगा तो क्लास को रोककर आप आंसर पहले खुद से दीजिएगा, ठीक है। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। आंसर यहाँ पे सी वाला पढ़िए। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब। परिवार जो होता है ना वो समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है और विद्यालय द्वितीयक कारक होता है। ये क्वेश्चन को आप कहीं पे लिख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 22 नंबर, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, कमेंट करिए फ्रेंड्स। और आप लोग थोड़ा सा ये कमेंट करिएगा कि हम पता है क्या चाह रहे हैं जी, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर चाहते हैं। जैसे एक क्लास में जीन पियाजे का प्रीवियस ईयर, दूसरे क्लास में बुद्धि से जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका प्रीवियस ईयर, अगले क्लास में ले वाइगोस्की से, मतलब ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक जो है ना प्रीवियस ईयर लाना चाहते हैं। अगर ये क्लास आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, ये क्लास पे लेकर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, 22 का बताइए। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है, ठीक है जी। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। बोला गया है ना कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मुख्य गुण क्या होता है। 23 का बताइए आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, पता है इसमें क्या होता है जी, विचार या सोच में केंद्रीकरण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। केंद्रीकरण किस में पाया जाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। जिसका भी डी आ गया सही जवाब है। 24 नंबर क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया। विकास के बारे में कौन सा कथन सही है।
पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए, विकास केवल बाल्यावस्था में होता है। गलत बात है, ऐसा नहीं कि विकास सिर्फ बाल्यावस्था में ही होगा, ये गलत हो गया। विकास बहुआयामी होता है। हाँ फ्रेंड्स, ये 24 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है, ऑप्शन नंबर बी है। 25 नंबर, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देते हैं? बताइए। वाइगोस्की फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो आपको हम बताए थे वाइगोस्की जहाँ पर रहेगा समाज संस्कृति के बारे में बताते हैं। अभिप्रेरणा नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। 26, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? किस रूप में वर्णित करते हैं? 26 का बताइए। 26 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ये नहीं होगा। स्कीमा या फिर मनोबोध, फ्रेंड्स ये सही जवाब। स्कीमा जो है ना, स्कीमा ये जीन पियाजे का ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 27 नंबर, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। कमेंट करिए। तो एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? आंसर यहाँ पे क्या होगा? चलिए फ्रेंड्स, 27 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करिए आप लोग। अविभेदी या समरूपी निर्देश, मतलब सभी के लिए समान रूप का निर्देश देंगे? तो ऐसा नहीं है जी। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, सिर्फ प्रदर्शन के लिए आप पढ़ाएंगे बच्चों को, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हर बच्चों के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। हर बच्चे का जो सामर्थ्य होता है ना, उसको अधिकतम करने के लिए आपको अवसर देना पड़ेगा। आंसर यहाँ पे बी है। 28 नंबर क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता, छात्र जिसका अशक्त शरीर, मंदित छात्र या फिर विकलांग छात्र। 28 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगला क्वेश्चन, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में किस क्रम में होता है? बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास जो होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले संवेदिक होता है। कहाँ पे दिया गया जी? आंसर एक ही में दिया गया, सी में देख लिए। सबसे पहले संवेदिक होता है, उसके बाद मूर्त अवस्था आता है, उसके बाद फिर अमूर्त आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? 30 का बताइए आप लोग। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाए फ्रेंड्स। बी पढ़िए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आंसर यहाँ पे बी हो गया। 30 में आप लोग कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा? अगर ये PDF चाहिए आपको, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ठीक है। एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।